हेलो एवरीवन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हर डिसीजन मैटर करता है, बट ये डिसीजंस बनाते कौन हैं? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई और? चलिए पावर पजल सॉल्व करते हैं हमारी कंट्री की। आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां हम देखेंगे कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसीजंस लेता कौन है। सो व्हाट आर वी कवरिंग टुडे? How is a major policy decision made and implemented? How are disputes resolved? The working of the parliament, the working of the executive, and the working of the judiciary. चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 1992 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिजर्व 27% ऑफ द सीट्स इन सिविल सर्विसेज फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज। इससे पहले सिर्फ एससी या एसटी के पास ही रिजर्वेशंस थे, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा डिसीजन किसने लिया होगा? जिसने ऑर्डर साइन किया? नहीं, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा था। क्या इसका मतलब है कि हमारी कंट्रीज की मल्टीपल फंक्शनरीज इन्वॉल्व थी इस डिसीजन में? हाँ, पर ये सब फंक्शनरीज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे तो डिसीजन नहीं लेते होंगे, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता होगा। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट फंक्शनरीज हैं हमारी कंट्री में। सबसे पहले प्रेसिडेंट, the head of the state and the holder of highest formal authority. So yes, president is like the boss of our country. उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, the head of the government and the one who holds all the power to run things. And lastly, the parliament, consisting of two houses, लोक सभा and राज्य सभा along with the president. तो अब देखते हैं कि ये ऑर्डर कैसे पास किया गया होगा। गवर्नमेंट ने 1979 में एक कमीशन बनाया जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल और इसीलिए ये कमीशन मंडल कमीशन के नाम से फेमस हुआ। कमीशन का एम था गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और साथ ही स्टेप्स बताएं उनकी बेटरमेंट के लिए। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और एक मेजर रिकमेंडेशन था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस को। काफी सालों तक इस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, बहुत सारी पार्टीज ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहा। फास्ट फॉरवर्ड टू 1989, लोकसभा इलेक्शंस में जनता दल ने प्रॉमिस किया अगर वो पावर में आए तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड गेस व्हाट, दे वॉन। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और अपना प्रॉमिस पूरा किया। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने बोला चलो करते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डे वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को बताया गया। उन्होंने ऑर्डर ड्राफ्ट किया और एक ब्रेव ऑफिसर ने ऑर्डर साइन किया। अब क्योंकि एक न्यू कैटेगरी को रिजर्वेशन मिल रहा था तो सब लोग खुश नहीं थे इस डिसीजन से और इसका मतलब था कोर्ट्स को इन्वॉल्व करना। फिर स्टार्ट हुई द फेमस लीगल बैटल। जो लोग अगेंस्ट थे इस ऑर्डर के उन्होंने अपील फाइल की कोर्ट में सो दैट ये ऑर्डर इनवैलिड डिक्लेयर हो सके। मल्टीपल केसेस को एक साथ ज्वाइन किया गया बाय द नेम ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स 11 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया दैट द ऑर्डर इज वैलिड, बट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये इंश्योर करने के लिए कि वेल टू डू पीपल इस रिजर्वेशन का मिसयूज ना करें, देयर शुड बी अ सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, द सिस्टम नीडेड अ फिल्टर टू मेक श्योर पीपल वरंट जंपिंग द क्यू। अब देखो, एक गवर्नमेंट के पास सिर्फ कुर्सी पे बैठ के स्पीचेस देने का काम नहीं होता। एक गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सिटीजन्स को सेफ रखना, एजुकेशन और हेल्थ केयर देना, टैक्स कलेक्ट करना और फिर उसी टैक्स को सही जगह पे यूज करना, वेलफेयर स्कीम्स बनाना जिससे लोगों की लाइफ बेटर हो। अब इतना सारा काम एक पर्सन के बस की तो है नहीं, तो कुछ लोग डिसीजंस लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोग उन डिसीजंस को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं और जब भी कभी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कि होते ही हैं, तो कुछ लोग उन्हें सॉल्व करते हैं और इन्हीं काम को स्मूथली चलाने के लिए बनाए गए हैं प्रॉपर अरेंजमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये लोग पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, बेसिकली दे डिसाइड ये करना है। सिविल सर्वेंट्स, ये लोग काम को ग्राउंड पे उतारते हैं, मतलब एक्चुअल में काम करते हैं, फाइल उठाने से लेके एग्जीक्यूशन तक। और सुप्रीम कोर्ट, जब कोई डिस्प्यूट या झगड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है ऑर्डर ऑर्डर। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की टीम वर्क से कंट्री स्मूथली चलती है, जैसे एक मशीन के पार्ट्स। ईच वन हैज इट्स रोल और जब सब सही काम करते हैं तभी डेमोक्रेसी का इंजन स्मूथ चलता है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना, और सबसे पहले बारी आती है पार्लियामेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे जो डिसीजन लिया गया था उसमें तो पार्लियामेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। ट्रू, लेकिन पार्लियामेंट में जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए उन्होंने फाइनल डिसीजन को शेप किया। एंड व्हाई डू वी इवन नीड अ पार्लियामेंट? गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। पार्लियामेंट इज द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब हम जैसे आम लोगों के चोजन वंस। इट मेक्स न्यू लॉज, चेंजेस देम एंड abolishes the old ones. पार्लियामेंट हैज डायरेक्ट एंड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स आप देते हो पर पैसा कहाँ जाएगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज द हाईएस्ट फोरम फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन नेशनल इश्यूज। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। और हाँ, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं पर वो इन हाउसेस का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी लॉ दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, पर अगर दोनों हाउसेस एग्री ना करें तो होता है जॉइंट सेशन। और क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स होते हैं उनका डिसीजन यूजुअली प्रिवेल करता है। मनी मैटर्स में लोकसभा इज द बॉस। जैसे ही बजट पास हो जाता है लोकसभा में, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा सिर्फ उसे 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, बट जरूरी नहीं है कि लोकसभा वो चेंजेस एक्सेप्ट करे। और सबसे पावरफुल टूल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर लोकसभा की मेजोरिटी मेंबर्स बोल दें हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम रिजाइन करना पड़ता है। तो अब चलते हैं पार्लियामेंट के बाद एक और पावरफुल इंस्टीट्यूशन की तरफ, द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है और कैसे, लेट्स फाइंड आउट। आपको याद होगा वो ओबीसी का रिजर्वेशन वाला ऑर्डर, जिसने साइन किया था उसने तो डिसीजन लिया ही नहीं था। एक्चुअल डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था, वो भी पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। इसका मतलब गवर्नमेंट के काम सिर्फ एक पर्सन के बस के नहीं होते। इसीलिए एग्जीक्यूटिव्स दो टाइप के होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये वो लोग हैं जो इलेक्शंस जीत कर आए हैं। इनका काम होता है नीतियां बनाना, फैसले लेना, बट एक सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि अगले इलेक्शंस तक। बेसिकली ये होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। और दूसरे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनको हम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स, आईएएस आईपीएस वाले लोग। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंटेड होते हैं। इनका काम होता है कि काम को ग्राउंड पे लाना और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को एडवाइस करना। पर अब एक क्वेश्चन आता है, अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, तो फिर वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर क्यों काम करते हैं? आंसर इज सिंपल बट पावरफुल। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल और वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों की विल को। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स उनकी हेल्प करते हैं बाय गिविंग देम एक्सपर्ट एडवाइस, बट डिसीजन मेकिंग का फाइनल रिमोट तो पब्लिक के चोजन लीडर्स के पास ही होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉस, मतलब प्राइम मिनिस्टर। बट वेट, आपको लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जैसे पावरफुल पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पीएम बनते कैसे हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट वही पर्सन अपॉइंट करता है जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ही पीएम को चूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम बनाता है और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। बट ये मिनिस्टर्स कोई रैंडम लोग नहीं होते, उन्हें एमपी होना चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर 6 महीने के अंदर उन्हें एमपी बनना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है? सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये होते हैं रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स और हैंडल करते हैं मेजर मिनिस्ट्रीज जैसे फाइनेंस, डिफेंस और होम। यूजुअली 25 मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में और रियल पावर इनकी टीम के पास ही होती है। कैबिनेट ही सारे डिसीजन लेती है, इसीलिए इस सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये हैंडल करते हैं स्मॉलर मिनिस्ट्रीज और कैबिनेट मीटिंग्स में सिर्फ इनवाइट मिलने पर ही पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट में मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट विद रेगुलर चार्ज। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, बेसिकली जूनियर मिनिस्टर्स हु हेल्प विद द वर्कलोड। हर मिनिस्ट्री के पास होता है एक सेक्रेटरी जो एक सिविल सर्वेंट होता है, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की। सबसे पहले तो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयरपर्सन करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम कोऑर्डिनेट करते हैं,
मिनिस्ट्रीज का जनरल सुपरविजन करते हैं, मिनिस्ट्रीज के बीच में काम का डिस्ट्रीब्यूशन उनके ही हाथ में होता है और मिनिस्टर्स को डिसमिस या हटा भी सकते हैं। सो बेसिकली मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इज कैबिनेट और कैबिनेट में मोस्ट पावरफुल पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर और इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एंड व्हाट अबाउट द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, द फेस ऑफ द रिपब्लिक, बट उनकी सारी पावर्स सेरिमोनियल या नॉमिनल ही होती हैं। उन्हें इलेक्ट करते हैं एमपीज और एमएलएज इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। बट एक पावर है जिसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। दैट्स द प्रेसिडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब आती है सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल और सबसे इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन, द जुडिशियरी। याद है वो ओबीसी रिजर्वेशन वाला केस? सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और होता या लोग उस डिसीजन को मानने से मना कर देते तो क्या होती डेमोक्रेसी की हालत। दैट्स वाई एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो जुडिशियरी होती क्या है? इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, लोकल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, सब मिलकर बनाते हैं जुडिशियरी। और जुडिशियरी का काम क्या होता है? लॉज को इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना और गवर्नमेंट की पावर को चेक करना। इंडिया में कितने टाइप्स के कोर्ट होते हैं? सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री। उसके बाद आती हैं हाई कोर्ट्स हर स्टेट के लिए। फिर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद लोकल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल। जुडिशियल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ पीएम एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकली नए जजेस को सिलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग सीनियर जजेस। और जब एक बार जज बन जाए तो उनको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जजेस को रिमूव करने के लिए चाहिए इम्पीचमेंट मोशन, यानी कि 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि पावर्स ऑफ जुडिशरी क्या हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन करना। जुडिशियल रिव्यू, लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये डिसाइड करता है कोर्ट। पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ सकती। एंड लास्ट, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी सिटीजन के राइट्स हर्ट हो रहे हैं वो सीधा कोर्ट जा सकता है, और अगर पब्लिक का इशू है तो कोई भी जा सकता है, जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स की, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सोच के देखिए, एक नेशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल है, लेकिन उसका हर डिसीजन पार्लियामेंट के अप्रूवल से निकलता है, और अगर गलती हो जाए तो जुडिशरी उसे रोक भी सकती है। कमेंट में बताओ किस इंस्टीट्यूशन ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ दिस मेड civics a little easier for you. Thank you.